नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, अपने इस चैनल पे हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी के पुराने पेपर। यह हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट के रूप में हल कर रहे हैं तो, और पुराने पेपर की बात करें तो यह 2002 में आयोजित पेपर है। इसके 45 प्रश्न हमने पिछली कक्षा में सॉल्व कर लिए थे पार्ट 1 के अंतर्गत, और आज हम इसके शेष जो प्रश्न हैं 46वें नंबर से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पुराने विद्यार्थी जो नियमित चैनल से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये प्रश्न कुछ आसान लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं आसान प्रश्नों में से आपका पेपर बनता है। कुछ प्रश्न का लेवल हाई रहता है, प्रत्येक पेपर में कुछ सरल प्रश्न रहते हैं, कुछ मध्यम कठिनाई स्तर के रहते हैं, और जो सिलेक्शन करवाते हैं आपके, वे उच्च कठिनाई स्तर के प्रश्न रहते हैं। तो आज का 46वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास कैसा है? इसमें यथार्थवादी दिया हुआ है, लेकिन अगर सही से इसको देखा जाए तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। खैर, इसको पुनः चेक करेंगे, यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि नेट के पेपर में भी ये आया है। यथार्थवादी तो है, लेकिन गोदान उपन्यास हमने चैनल पे पूरा पढ़ा है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते कि वह अंत में आदर्श की तरफ ही मुड़ गया। अंत में जब आप गोदान को पढ़ेंगे तो जो खन्ना की पत्नी है वह साथ, मतलब बहुत सारी चीजें, मालती नर सेवा नारायण सेवा की ओर मुड़ गई, तो बहुत सारी चीजें जो उसे अंत में आदर्शोन्मुख ही बनाती हैं। गोबर भी सुधर जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। आगे पढ़ते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? भामह। ऑप्शंस की जहां आवश्यकता है वहां पढ़ेंगे। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10 दशाएं मानी गई है। ये आपके काव्य शास्त्र से 2-3 प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों को हिंदी के प्राध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट ने नियुक्त किया था। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के निबंधकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सभी विधाओं में लगभग लिखा है। और आगे देखते हैं। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आनंद वर्धन ने इसे किया है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंद वर्धन ने युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम सरस्वती पांडे और श्री गोविंद पांडे जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वो लगभग अंतिम चरण में लगभग हम पूरी पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो भारतीय काव्य शास्त्र वाला पक्ष है उसमें मैंने आपको बताया था, पुराने पेपर में भी बारंबार पूछा जाता है। ध्वनि का अर्थ लगा लीजिए। ध्वनि क्या? संगीत, गाना। तो गाना सुनने से क्या होता है? आनंद का वर्धन होता है। हमारे हृदय में जब हम कोई मधुर ध्वनि सुनते हैं तो क्या होता है? आनंद का वर्धन होता है। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। आगे इसको देखते। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इसको चारों ऑप्शंस की इसलिए जो है चर्चा नहीं कर रहे बाकी की, जैसे भामह, दंडी, कुंतक, क्योंकि वस्तुनिष्ठ इतिहास हम पढ़ ही रहे हैं। प्लेलिस्ट में पूरा उपलब्धि है। यहाँ पर भी हम इसमें अतिरिक्त समय दें और फिर वहाँ पर भी, तो कोई लाभ नहीं है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ चुके हैं। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चेक नहीं करना है, उसको पूरा पढ़ना है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार है, जहां शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जननी तू जननी भई विधि सर कछु न बसाए। तो ये भरत के वाक्य हैं। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय
तो धनंजय किसके लिए प्रयुक्त होता है? अर्जुन के लिए। तो सीधे सीधे बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें किसी तरीके की हमें व्याख्या की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो उज्ज्वल में आधा जय पूरा जय है, सही है। कवयित्री भी सही है, मोक्ष भी सही है। कवयित्री, तो ये तीसरे नंबर पर जो 3 मात्राएं लगी हुई हैं ये गलत है, क्योंकि व के ऊपर मात्रा नहीं आती, य के ऊपर छोटी की मात्रा और त्र पर पूरी मात्रा। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है बांगरू। ठीक है, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं खूब अच्छे से, और इसका तो मैं नोट्स भी आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। में अलंकार है, उदाहरण कैसे और जैसे। बूंदों का आघात गिरी अर्थात पर्वत कैसे सहे, जैसे दुष्टों के वचनों को संत सह जाते हैं। ठीक है, पहाड़ के लिए बूंदें दुख तो देती हैं, कष्ट तो देती हैं इतनी ऊंचाई से, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं करती पहाड़ की प्रकृति पर बूंदें। वैसे ही संतों पर दुष्टों के वचन ज़्यादा असर नहीं करते। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास। ठीक है, अब आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दे रखा है मिश्र का, सब में दे रखा है। शुक्ल में बहुत अच्छे से तुलसीदास को दे रखा है, पढ़िएगा आप। तो अन्य रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नैचू, इसको मैं करवा चुकी हूँ अभी इसी प्रश्न पत्र में, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, इतना बता देना चाहती हूँ कि जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं उनके हमारा इसी चैनल का दूसरा भाग भी है हिंदी बुकशाला, जहां पर हम आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं वह पढ़ते हैं। और उसी क्रम में रामचरितमानस अभी आरपीएससी के सिलेबस में निर्धारित है, तो हम जो है रामचरितमानस उस चैनल पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा नेट के सिलेबस में लगी हुई, उत्तर प्रदेश के सिलेबस में लगी हुई जितनी भी रचनाएं हैं, नाटक, निबंध हैं, जो कुछ भी हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे हिंदी बुकशाला पर। बाकी आप स्वयं नेटशाला की प्लेलिस्ट चेक कर लें, इस पे भी आपको उपन्यास, नाटक और सभी कविताएं, जो आधुनिक काल की कविताएं निर्धारित है सिलेबस में, आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बस प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। सरल इतिहास भी उपलब्ध है, वस्तुनिष्ठ इतिहास भी उपलब्ध है, शुक्ल की बुक भी उपलब्ध है। करना कुछ नहीं है, बस प्लेलिस्ट चेक करना है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़िए, कम से कम किताबें अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाएं। आगे बढ़ जाएंगे। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का काव्य है उर्मिला। अन्य है इनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, प्राणार्वणम और हम विश्वाई जन्म के। तो आप जब भी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, एक तो बाल भट्ट मुकुंद है, कई सारी चीजें, बाल गुप्त मुकुंद, बाल कृष्ण भट्ट, उनमें कंफ्यूज होना नहीं। आधुनिक काल के कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। जब इनकी बात होती है तो इनकी जो कविता है हम विश्वाई जन्म के, इनका जो रचना है हम विश्वाई जन्म के, इसकी चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन याद रखिएगा कि उर्मिला इनकी कृति है। उर्मिला पर सर्वोत्कृष्ट काव्य मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, और साकेत का भी नवम सर्ग सर्वोत्कृष्ट है, वो चैनल पे उपलब्ध है, तो वो आप देख लीजिए अगर सिलेबस में। लेकिन याद रखिएगा उर्मिला का नाम सुनते ही मैथिली शरण गुप्त पर टिक मत लगाई दीजिएगा यदि ऑप्शन में है तो। उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन, और साकेत का नवम सर्ग वह मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, पेपर में कई बार जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। मधुलिका, किरण वेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये भी हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ लिया है। रूपाव पत्रिका के संपादक कौन है? पंत। 1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपाव का प्रकाशन हुआ। प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, परंतु प्रगतिशील शब्द इसमें नहीं आया। बेटी अपने पैर को उधर कर लो, सोनो, नहीं खटखट नहीं करो, आवाज आती है ना, कोई बात नहीं। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो सागर मुद्रा अज्ञे की प्रसिद्ध रचना है।
प्रमुख कृतियां हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार में, असाध्य वीणा कविता संकलित है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में है। इनकी सभी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं कह सकते कि ये छोड़िए, ये याद रखिए। आगे की रचनाएं तो प्रकाशन वर्ष सहित याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि सुबह सुबह जग के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो रात भर जीभ सोई रही है ना, तो अच्छे से जीभ चल नहीं पा रही है। ऐसा मुझे लग रहा है। प्रत्यक्ष में संधि है यण संधि। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलोत्पल बाबू मैला आंचल के राजकुमार कह सकते हो, अंत में जिनका जन्म होता है नीलोत्पल, कुमार नीलोत्पल, ये पहले भी आया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दासी। द इंदुई हिंदुस्तानी लेत्रोई इस्तवार बातुल। अरे भगवान, देखिए अभी तो मेरी जीभ ज्यादा काम कर नहीं रही है, इसको जगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लड़खड़ा रही है जीभ। चलिए, उदयभान चरित्र के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। हाँ जी, तो गारसा दासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन है? इंशा अल्लाह खां। और उदयभान चरित्र को ही रानी केतकी की कहानी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। रानी केतकी की कहानी जो इंशा अल्लाह ने लिखी है, हिंदी की प्रथम कहानियों में जिसका जिक्र होता है उसको उदयभान चरित्र भी कहते हैं। और हिंदी कहानी की विकास यात्रा हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो आपको मिलेगा वो विकास यात्रा का मिलेगा, तो साथ साथ करिए। वस्तुनिष्ठ इतिहास आप सबके पास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज पहली बार वीडियो को देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आज से अभी से चैनल से जुड़ जाइए। आप उत्तर प्रदेश टीजीटी की कर रहे हो, आप आरपीएससी की कर रहे हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेलिस्ट आप बिल्कुल आपके अनुसार बनी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए प्लेलिस्ट सेट की हुई है मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ चलिए। ये नहीं सोचना है कि ये टीजीटी का पेपर है, ये पीजीटी का पेपर है, नहीं। मैंने पुराना पेपर इसीलिए अलग से कहा, प्रैक्टिस सेट है ये। आपके लिए तो ये मात्र प्रैक्टिस सेट है, आपके पढ़े हुए का दोहरान है, और जो कुछ छूट गया है उसको नोट करते हुए चलिए, और बस उसको हमें यहाँ से सीखना है। बार बार पढ़ेंगे तो गलती की संभावना धीरे धीरे कम होते होते 0% हो जाएगी। बस वही हम कर रहे हैं, ठीक। तो ये कहानी की विकास यात्रा वस्तुनिष्ठ इतिहास में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा का उपन्यास की यात्रा हम कर चुके हैं। वे अकूट यथार्थ चित्रण में विशिष्ट हैं, और इस उपन्यास में, आधा गांव उपन्यास में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है, जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, केवल लेकिन फिर भी भारत विभाजन की त्रासदी को झेल रहे हैं। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। देखिए ये प्रश्न इसी पेपर में शायद पूछा हुआ है जी। यस, देखिए लाल तारा के रचनाकार लिख लिए, पूछ लिए राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इसी पेपर का पहला प्रश्न है, और यही मैंने आपको सुधार करवाया था कि मोती की मूर्तें कुछ नहीं होता, और यहाँ पर इन्हीं माटी की मूर्तें क्या है ये पूछ लिया। तो ये माटी की मूर्तें संस्मरण है। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, ये सभी इनके संस्मरण हैं। अमन का राग के लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। इनकी अन्य कविताएं हैं सलोना, जिस्म तथा आओना। कुछ और कविताएं हैं इसके अलावा उदिता और दूसरा सप्तक में इनकी कविताएं संकलित हैं। शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग। रेल का विकट खेल नाटक के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल भट्ट। इन्होंने कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की है। भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक पत्र भी निकालते थे। अब ये जो शमशेर बहादुर सिंह वाला पार्ट है ना, इसको आप वस्तुनिष्ठ इतिहास से कर लीजिएगा। कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है, चुका भी नहीं हूं मैं। इनके और भी काव्य संग्रह हैं जो काफी, मतलब काव्य संग्रहों का नाम दिया है पर कविताएं और भी फेमस हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। कौन सी वर्तनी ठीक है? तो रचयिता तीसरे नंबर की वर्तनी सही है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना। पल में शोला
पल में माशा कितने रंग बदलती है सॉन्ग है ना, बस वही। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचनाएं संगीत शाकुंतल, भारत दर्शा, हटी हम्मीर, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी आदि ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। तो इनकी जो है भारत दुर्दशा तो भारतेंदु का ज्यादा फेमस है, तो इनका कली प्रभाव, गौ संकट और एक ये ब्राह्मण पत्रिका और कली कौतुक, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। किसकी याद रखनी है? प्रताप नारायण मिश्र की। भारतेंदु मंडल के ये लेखक हैं। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं मलुकदास। ज्ञानबोध के रचनाकार मलुकदास। थोड़ा सा किसी अन्य नाम, इसी नाम से किसी अन्य की भी रचनाएं। खैर, रतन खान, भक्त बख्शावली, भक्त विरुदावली, पुष्प विलास, दशरत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अखलवाणी, रामावतार लीला आदि मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। ज्ञानबोध मलुकदास। खैर आगे इसको मैं, अगर कोई गलत होगा इसमें तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी उसको। पद्मावत किस विधा की रचना है? प्रबंध काव्य है पद्मावत। ठीक है, इनकी अजरावत नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा और कान्हावत इनकी अन्य रचनाएं। बाकी आपको आखिरी कलाम इनका और अखरावट ये ज्यादा याद रखनी। पद्मावत प्रबंध काव्य के रूप में अवधी भाषा में लिखा हुआ जायसी का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके कई जो है भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? नंददास ने की है। कल मैंने आपको लिख के स्पष्ट कर दिया था कि भ्रमर अगर आए तो सूरदास और भंवर ऊपर चंद्र बिंदु वाला आए तो नंददास। ठीक है, सूरदास ने भ्रमर गीत की। और ये जो रत्नाकर हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने उद्धव शतक की तथा ब्रजवासी दास ने ब्रज विलास नामक भ्रमर गीत काव्य परंपरा की रचना की। भ्रमर गीत वही है उद्धव गोपी संवाद, तो यह रत्नाकर ने उद्धव शतक नाम दे दिया है, वही उद्धव गोपी संवाद। ये भी उद्धव गोपी संवाद है, इसमें भी उद्धव गोपी संवाद है। और जो ब्रजवासी दास ब्रज विलास लिख रहे हैं वह भी उद्धव गोपी संवाद ही है, कुछ और नहीं है। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। इनकी अन्य रचनाएं विरह लीला, कोक सार, रसकेली बलिय, कृपाकांड। घनानंद और सुजान इनका जो है बेहतर संबंध है। देव ने भी सुजान नाम से रचना लिखी है, लेकिन ये सुजान सागर घनानंद की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नाम से एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार कौन है? आनंदीलाल शर्मा। इसको हमने अभी पढ़ा है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त हैं। जब भी हम इतिहास लेखन की प्रारंभिक उनकी बात करते हैं तब 84 वैष्णव और 200 वैष्णव की वार्ता की चर्चा करते हैं। और ये जो वल्लभाचार्य हैं उनका जो पौत्र है यानी जो पोता है गोकुलनाथ, उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 200 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड 1926। ये कैसा था? ये साप्ताहिक था। और दैनिक कौन सा था? सुधा संवर्षण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु को इन्होंने माना है कि ये मौलिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? पंडित देवीदत्त शुक्ल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके यहाँ से बहुत अच्छे बन के आए हैं। एक तो ये आनंदीलाल शर्मा वाला, ये भी आपको जगह जगह देखने को नहीं मिलेगा। और 2003 में महावीर ने संभाला था, ये तो पता चलता है, लेकिन उनके बाद किसने संभाला? पंडित देवीदत्त शुक्ल ने। ये भी सब जगह नहीं मिलेगा। सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास। ठीक है, तो ये नंददास का भ्रमर गीत भी काफी फेमस है। इसके अलावा इनका रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा और सुदामा चरित्र, ये भी काफी फेमस है। कुल मिला के कृष्ण भक्ति धारा में नंददास के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट कवि, सूरदास के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट कवि लेखक की दृष्टि से नंददास ही इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? तो इनका ये जो अर्थशास्त्र है ये संपत्ति शास्त्र के नाम से भी मिलता है। ठीक,
संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र वैसे भी एक ही बात है, लेकिन ये इनका नाम, ये संपत्ति शास्त्र के नाम से मिलेगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो जगह जगह इसका नाम संपत्ति शास्त्र ही दे रखा है। तो इसके साथ ही हमने 2002 के इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हिंदी के 85 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो तैयार कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ आपसे हिंदी के वस्तुनिष्ठ इतिहास वाली बुक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बुकशाला की और नेटशाला की प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा।